हम यहाँ पर स्वराज के लिए संघर्ष हम देखेंगे। संघर्ष स्पष्ट है, स्वराज के लिए किस तरीके से फर्स्ट बार संघर्ष किया गया था। स्वराज देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण है 1919 में यहाँ पर शुरू होता है। और जब विशाल जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ, इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन संघर्ष लड़े हैं और भारत की राष्ट्रीय क्रांति यहाँ पर विजयी हुई। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि प्रथम महायुद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, एक नई स्थिति यहाँ पर विकसित हो रही थी। उसी टाइम पर राष्ट्रवाद की ताकत बढ़ी थी और राष्ट्रवादियों को युद्ध के बाद बड़े राजनीतिक लाभ मिलने की आशाएं थी। वे आशाएं पूरी न हो पाने पर वे लड़ने को भी तैयार थे और महायुद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी। युद्ध के दौरान विदेशी आयात रुक जाने के कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे, मगर अब उनके घाटे होने लगे और वे बंद होने लगे। इसके अलावा भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा करके मदद दे करके उनके उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करे। अब उन्हें भी महसूस होने लगा कि केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन था, या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही वे लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगारी और महंगाई की मार से पीड़ित मजदूर और दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में कुछ जीतें हासिल करके देश लौटे भारतीय सैनिकों ने भी अपने आत्मविश्वास और दुनिया के बारे में अपना ज्ञान है ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया है। बढ़ती गरीबी और भारी करों के बोझ से कराहते हुए किसान भी नेतृत्व पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरों के शिक्षित भारतीय भी बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थे। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग आर्थिक कठिनाइयां महसूस कर रहे थे और इन कठिनाइयों को सूखों, महंगाई और महामारियों ने और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवाद के पुनरुदय के अनुकूल थी। प्रथम महायुद्ध ने पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद को बहुत बल पहुंचाया है। अपने युद्ध प्रयासों में जन समर्थक पाने के लिए मित्र राष्ट्रों जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक युग आरंभ करने का वचन दिया। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेशवाद खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टे पेरिस शांति सम्मेलन और दूसरे सभी संधियों ने युद्धकालीन वचन न सिर्फ भुला दिए बल्कि वे तोड़ भी दिए थे। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया में युद्ध में हारने वाली शक्तियां जैसे कि जर्मनी और तुर्की के सारे उपनिवेशों को विजेताओं ने आपस में बांट लिया और इससे एशिया और अफ्रीका में हर जगह जुझारू और भ्रममुक्त राष्ट्रवाद उठ खड़ा होने लगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के कुछ प्रयास नई दिल्ली से किए, यानी कि दिल लगा करके नहीं किए थे, मगर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका राजनीतिक सत्ता छोड़ने और उसमें भारतीयों को साझेदार बनाने का कोई इरादा नहीं था। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का स्वांग रचा, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार यहाँ पर प्रचार किया है। अपने विरोधियों के द्वारा उपनिवेशों में बर्बर एवं असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया है। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। रूसी क्रांति के प्रभाव से ही राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला है। रूस में व्लादिमीर एलचीएच लेनिन के नेतृत्व में वहां की वैश्विक पार्टी ने जार का 7 नवंबर 1917 में तख्ता पलट दिया और वहां दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा हुई। तो सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा यहाँ पर होती, सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा। और चीन और एशिया के दूसरे भागों में अपने साम्राज्यवादी अधिकारों को एक तरफा तौर पर छोड़कर के एशिया में जार के प्रमुख उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देकर के नई सोवियत सत्ता ने उपनिवेशों की जनता में बिजली की लहर दौड़ा दी और रूस की क्रांति ने उपनिवेशों की जनता में एक नई जान फूंकी। इससे उपनिवेशों की जनता को यह महान पाठ पढ़ाया गया और साधारण जनता में यहाँ पर बेपनाह शक्ति यहाँ पर निहित होती है।
अगर निहत्थे किसान और मजदूर अपने यहाँ के अत्याचारियों के खिलाफ एक क्रांति कर सकते हैं, तो गुलाम राष्ट्रों की जनता भी अपने आज़ादी के लिए लड़ सकती है। बेशर्त यह है कि उतनी ही एकताबद्ध, संगठित और आज़ादी के लिए लड़ने पर दृढ़ हो। भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन इस बात से भी प्रभावित हुआ कि एशिया और अफ्रीका के दूसरे भाग भी युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन से आंदोलित हो रहे थे। भारत ही नहीं बल्कि आयरलैंड, तुर्की, मिस्र, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के दूसरे अरब देश, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, हिंद, चीन, फिलीपींस, चीन और कोरिया में भी राष्ट्रवाद की लहर आगे बढ़ी है। राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी भावनाओं की उठती लहर से परिचित ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर गुड़ खिला करके डंडे मारने की अर्थात कुछ छूट और दमन की नीति अपनाने का फैसला किया, और इस नीति में गुड़ का काम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों ने किया था। तो यहाँ पर बात करते हैं मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार क्या था। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, तो ये जेम्सफोर्ड सुधार है। जेम्सफोर्ड सुधार, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या होता है। ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मोंटेग्यू व वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की एक योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार का कानून यहाँ पर बनाया गया, और इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया और निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे, और दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। और इस प्रणाली में वित्त, कानून व्यवस्था आदि कुछ विषय है आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। शिक्षा, जनस्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित घोषित करके उन्हें विधायिका के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। इसका अर्थ यह भी था कि जिन विभागों में काफी धन खर्च होता था वे हस्तांतरित तो होंगे, मगर उनमें भी वित्त पर पूरा नियंत्रण गवर्नर का होगा। इसके अलावा गवर्नर अपनी समझ से विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों को आज्ञा को रद्द कर सकता है। केंद्र में दो सदनों की व्यवस्था थी। निचले सदन अर्थात हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से या यहाँ पर 41 सदस्य है वो नामजद होते थे। ऊपरी सदन अर्थात काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स में 26 नामजद या 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी एजुकेटिव काउंसिलिंग पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा बोर्ड का अधिकार प्रमुख बहुत ही अधिक सीमित था। बोर्ड का अधिकार था 1920 में निचले सदन के लिए कुल 9,09,874 और ऊपरी सदन के लिए 17,364 मतदाता थे, मगर भारतीय राष्ट्रवादी इस मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। वे अब राजनीतिक सत्ता की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे हसन इमामा थे। और इस सत्र ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बता करके इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की, और ये लोग उदारवादी कहे गए, और भारत की राजनीति में आगे चलकर उनकी बहुत नगण्य भूमिका यहाँ पर रही है। फिर बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट आता है, उसके बारे में क्या कहना है। तो भारतीयों को संतुष्ट करने के प्रयास करते हुए भारत सरकार दमन के लिए तैयार थी। युद्ध के पूरे काल में यह राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा था। आतंकवादियों और क्रांतिकारियों को खोज खोज कर फांसी पर लटकाया गया था, जेलों में बंद किया गया। अबुल कलाम आजाद जैसे दूसरे अनेक राष्ट्रवादी भी यहाँ पर सिंखचों के पीछे बंद रखे गए थे। अब सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि वह सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। और मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में एक एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट यहाँ पर बनाया है। और इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए और बिना दंड दिए जेल में बंद कर सके।
कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का जो कानून ब्रिटेन में भारतीय यानी नागरिकों की स्वाधीनता की बुनियाद था, उसे भी यहाँ पर निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रॉलट कानून से प्राप्त कर लिया। फिर महात्मा गांधी यहाँ पर नेतृत्व संभालते हैं। तो बात करते हैं महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी ने नेतृत्व, तो यहाँ पर महात्मा गांधी है वो नेतृत्व संभालते हैं। तो यहाँ पर रॉलेट कानून बादल से बिजली की तरह लोगों पर गिरा। युद्ध के दौरान सरकार ने भारत की जनता से जनतंत्र का विस्तार करने का वादा किया था, मगर यह कानून तो एक बेरहम मजाक था, जैसे कि भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे गए हो। लोकतांत्रिक प्रगति तो नहीं हुई, मगर नागरिक स्वतंत्रताएं और भी कम कर दी गई। देश में असंतोष फैल गया और इस कानून के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली और इस नए नेता ने पुराने नेताओं की एक बुनियादी कमजोरी को खूब पहचाना। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से लड़ते हुए उन्होंने संघर्ष का एक नया रूप, असहयोग और एक नई तकनीक सत्याग्रह का विकास किया, जिसे अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजमाया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें भारतीय किसानों की समस्या और मानसिकता की बुनियादी समझ भी थी और उनके साथ हमदर्दी भी थी, इसलिए वे किसानों को आकर्षित करके राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में समर्थ रहे। इस तरह वे भारतीय जनता के सभी वर्गों को उभार करके उनमें एकता कायम करके एक जुझारू राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने में समर्थ रहे। तो गांधी जी और उसके विचारों की हम बात करते हैं यहाँ पर। गांधी जी और उसके विचार। और उनके विचार। गांधी जी और उनके विचार किस तरीके से रहे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने उस नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश में भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मजदूरों और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्हें पंजीकरण कराना और चुनाव कर देना पड़ता था। उन उनको गंदी और भीड़ भरी उन बस्तियों में रहना पड़ता था जो उनके लिए निर्धारित थी। कुछ दक्षिण अफ्रीका उपनिवेशों में एशियाई और अफ्रीकी लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, न ही सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे। गांधी जी इन स्थितियों के विरोध में चलने वाले संघर्ष के शीघ्र ही नेता बन गए। 1893 और 94 में वे दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। लगभग 2 दशक लंबा यह संघर्ष था, जिसके दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक का विकास किया। उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य और शांति प्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने से दृढ़ता पूर्वक इनकार कर देता है। वह गलत काम करने वालों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसकर कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष उसके सत्य और प्रेम का ही अंग होता है, लेकिन बुराई का विरोध करते हुए वह बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही की प्रकृति में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा वह एकदम निडर होता है, चाहे जो परिणाम हो, वह बुराई के सामने नहीं झुकता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है, केवल निडर और बहादुर लोगों ही इनका उपयोग करते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझते हैं। और 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र, यहाँ पर वो 1920 में एक साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में वो अपना लेख लिखते हैं। 1920 में साप्ताहिक पत्र था उनका यंग इंडिया। एक प्रसिद्ध लेख में वे लिखते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म है। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर के अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। एक जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की है कि सत्य और अहिंसा की वह अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परमाणवीय शक्ति का दावा नहीं करता, ऐसी कोई शक्ति मुझ में नहीं है। गांधी जी के दृष्टिकोण का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था
कि वे विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं रखते थे। उनका सत्य अहिंसा दर्शन जोशीले भाषण और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए था। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गांधी जी को अटूट भरोसा था। उदाहरण के लिए 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया, तो दक्षिणी अफ्रीका में अपने साथ संघर्ष करने वाले साधारण लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि इन महान स्त्री पुरुषों की प्रेरणा मैंने दी, मगर मैं इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। उल्टे जरा से भी इनाम की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले इन सीधे साधे लोगों ने ही मुझे प्रेरणा दी है, मुझे अपनी जगह पर अडिग रखा, जिन्होंने अपने बलिदान और महान श्रद्धा के द्वारा महान ईश्वर में अपने महान विश्वास के द्वारा मुझसे यह सब करवाया जो मैं कर सका। इसी प्रकार 1942 में जब उनसे पूछा कि वे साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे कर सकेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, लाखों लाख मूक जनता की शक्ति के द्वारा। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे थे और पूरे एक वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके मित्रों और अनुयायियों को रह करके साहित्य अहिंसा को समझना और व्यवहार करना पड़ता था। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग भी करना आरंभ कर दिया। फिर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। इसकी बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 की हम बात करते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहल बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील की खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी तथा नीलों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इस तरह की परिस्थितियां पहले बंगाल में भी रही हैं, मगर 1859 और 61 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहां के किसानों ने नीले साहबों से मुक्ति पा ली थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष की कहानी सुनकर के चंपारण के अनेक किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, जेवी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव गोसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे और किसानों की हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। जिले के अधिकारियों ने जल भुनकर उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल मुकदमे के लिए तैयार रहे और सरकार ने मजबूर होकर के पिछला आदेश रद्द कर दिया और एक जांच समिति बिठाई, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे और अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने यह भयानक गरीबी भी देखी जो भारतीय किसानों के जीवन का अंग थी। फिर बात करते हैं अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के बारे में। अहमदाबाद में मजदूरों मजदूर तो यहाँ पर सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों को मजदूरी में 35% की वृद्धि मांग करने और उनके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करें। मजदूरों के हड़ताल जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया और उनके अनशन से मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नरम पढ़ करके मजदूरी यहाँ पर 35% बढ़ाने पर वो सहमत हो जाते हैं। और सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को फसल यहाँ पर चौपट हो जाती है, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया। पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया, उन्हें राय दी कि जब तक किसान लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। और जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए जो लगान दे सकते हैं, तभी यह संघर्ष वापस लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। इन अनुभवों से गांधी जी की जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वे जीवन भर उनके हितों के सक्रिय रूप में रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकाकार कर लिया था। जल्द ही वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी की 3
तीन दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। उनमें पहला था हिंदू मुसलमान एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। अपने लक्ष्यों को उन्होंने एक बार संक्षेप में इस प्रकार रखा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सभी सबसे निर्धन व्यक्ति भी यह अपना देश समझे और इसके निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों को कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न हो, जिसमें सभी समुदाय पूरे सद्भाव के साथ रहते हों, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार हो। मेरे सपनों का भारत यही है। गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्होंने लिखा था कि भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है, न इस्लामी है, न ही कोई और संस्कृति है। यह सबका समन्वय है। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति में पूरी तरह लीन हो, मगर साथ ही दूसरी विश्व संस्कृतियों से कुछ अच्छे तत्व मिलते हैं तो उन्हें स्वीकार करें। उन्होंने लिखा था कि मैं चाहता हूँ जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देशों की संस्कृतियों के वायरे मेरे घर में से गुजरे, लेकिन इनमें से किसी वायरे के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं है। दूसरी जनगणना के घर में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं है। फिर रॉलर्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की बात करते हैं। रॉलर्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो रॉलर्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह किस तरीके से होता है? दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी भी रॉलेट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने और गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। संघर्ष का यह एक नया रूप था। राष्ट्रवादी आंदोलन चाहे नरमपंथियों के नेतृत्व में हुआ हो या गर्मपंथियों के, अभी तक आंदोलन तक ही सीमित था। बड़ी सभाएं और प्रदर्शन, सरकार से सहयोग करने से इनकार, विदेशी वस्त्रों और स्कूलों का बहिष्कार और व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यवाही, अभी तक राजनीतिक कार्यों के यही रूप राष्ट्रवादियों को ज्ञात थे। सत्याग्रह से फौरन ही आंदोलन को एक नए और उच्चतर स्तर तक उठा दिया गया। अब मात्र आंदोलन करने और अपने असंतोष और क्रोध को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की जगह राष्ट्रवादी अब सक्रिय कार्य भी कर सकते थे। इसके अलावा इस विधि को यहाँ पर किसानों, दस्तकारों और शहरी गरीबों के राजनीतिक समर्थन पर अधिकाधिक निर्भर रहना था। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गांव में जाने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वही बसता है। उन्होंने राष्ट्रवादियों को अधिकाधिक साधारण जनता की ओर मोड़ा है। गांधी यानी घर में सूत काटकर घर में बुना हुआ कपड़ा इस रूपांतरण का प्रतीक थी। जल्दी ही वह सभी राष्ट्रवादियों को लिबास बन गई और श्रम की महिमा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के लिए गांधी जी रोज सूत काटते थे। उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तभी संभव है जब जनता नींद से जाग उठे और राजनीति में सक्रिय हो। जनता ने भी गांधी जी के आह्वान का जोरदार यहाँ पर उत्तर दिया था। 1919 में मार्च और अप्रैल महीनों में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरे देश में एक नई शक्ति से भर उठा था। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे हवाओं में गूंजने लगे। पूरे देश में बिजली की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन के अपमान को और सहने को तैयार यहाँ पर नहीं थी। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सरकार इन जन आंदोलनों को कुचल देने पर आमदा थी। मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली और दूसरे नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियां और गोलियों से प्रहार हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया और जनता से अभूतपूर्व उत्साह से उसका अनुसरण किया। सरकार ने जनप्रतिनिधियों को यह जन प्रतिरोध का सामना और खासकर पंजाब में दमन करने का निश्चय किया और इस समय सरकार ने आधुनिक अपराध भी किए। पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई या एकत्रित हुई। फिर यहाँ पर अमृतसर के फौजी कमांडर थे जनरल डायर ने शहर की जनता को आतंक द्वारा बस में करने का यहाँ पर निश्चय किया।
जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इससे निकलने का केवल एक ही रास्ता था। शेष तीन ओर से वह मकानों से घिरा था। डायर ने बाग को यहाँ पर फौज द्वारा घेर लिया और निकास द्वार पर एक फौजी दस्ता खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने अपने फौजियों की राइफलों और मशीन गनों के द्वारा अंदर गिरी भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। हजारों लोग मरे और घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर अत्यंत जंगली किस्म के अत्याचार किए गए। एक उदारवादी वकील शिव स्वामी अय्यकर ने यहाँ पर, जिन्हें सरकार ने नाइट की उपाधि दी थी, पंजाब के अत्याचारों के बारे में लिखा था कि जलियांवाला बाग में लोगों को बिखेरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों का कत्लेआम, गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरुखी, जो लोग बिखर कर भागने लगे, उन पर मशीन गनों से गोलाबारी, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों की उपस्थिति जताने के लिए 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश और 500 छात्रों और प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूली बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, 6 सप्ताहों तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी और नजरबंदी, इस्लामिया स्कूल के 6 सबसे बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, केवल इसलिए कि वे स्कूली बच्चे थे और बड़े थे, गिरफ्तारी लोगों को खुलेआम बंद करने के लिए बड़े पिंजरों का निर्माण, दंड के लिए नए नए रूप जैसे सड़कों पर रेंगकर चलने के आदेश, कूदते हुए चलने के आदेश का आविष्कार आदि, जो शारीरिक और सैनिक किसी भी कानून प्रणाली के लिए अज्ञात है। लोगों को एक से बड़ी लोगों को एक ही बेड़ी में आपस में जकड़कर रखना, उन्हें खुली ट्रकों में 15-15 घंटों तक रखना, खुली हुई ट्रंकों में 15-15 घंटों तक रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाज़ों या लीवेंस गने या वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम तामझाम का उपयोग, और यहाँ पर लोगों को बंधक बनाना, गैर हाजिरी लोगों को हाजिर कराने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त और नष्ट करना, हिंदू मुस्लिम एकता के परिणाम जताने के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान को एक ही बेड़ी में जकड़कर रखना और भारतीय घरों का पानी और बिजली काट देना, भारतीय घरों से पंखे हटाकर यूरोपियों को उपयोग के लिए दे देना, और भारतीयों के सभी वाहनों को लेकर के उपयोग के लिए यूरोपियों को यहाँ पर दे देना। ये सब उस मार्शल लॉ प्रशासन की अनेक घटनाओं में से ही कुछ हैं, जिनसे पंजाब में आतंक का राज कायम हुआ और जनता को हिला करके यहाँ पर रख दिया। पंजाब की घटनाएं जब लोगों को ज्ञात हुई तो पूरे देश में भय की एक लहर सी दौड़ गई। साम्राज्यवाद और विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे, उनके पर्दे में छिपे घिनौने चेहरे और प्रवृत्ता का जीता जागता रूप लोगों ने देखा, और जनता के इस कष्ट का वर्णन महाकवि यानी महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, जिन्होंने इसके विरोध में अपनी नाइट की उपाधि यहाँ पर लौटा दी और उन्होंने घोषणा की थी कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर के अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। फिर बात करते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1919-1922 के बीच में चला था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। असहयोग, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बात करते हैं। ये कब से कब तक होता है? निकलता है। खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को नई धारा बढ़ी वही है। हम देख चुके हैं कि शिक्षित मुसलमानों की नई पीढ़ियां पारंपरिक मौलवियों और धर्मशास्त्रियों का एक भाग अधिकाधिक उग्रपंथी और राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे। लखनऊ समझौते ने हिंदू और मुसलमानों की साझी राजनीतिक गतिविधियों के लिए पहले ही जमीन तैयार कर रखी थी। रॉलेट कानून विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन ने समूची भारतीय जनता को एक समान रूप से प्रभावित किया है और हिंदू मुसलमान दोनों की राजनीतिक आंदोलन में
ले गया था। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया। वे दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर से अपना उपदेश दे और इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर कीचलू को सौंप दी थी। अमृतसर में एक राजनीतिक एकता और सरकार के दमन के कारण थी। हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही बेड़ियां पहनाई गई, एक साथ जमीन पर रहकर चलने के आदेश दिए गए, एक साथ वे पानी पीने को कहा गया, जबकि एक हिंदू आमतौर पर किसी मुसलमान के हाथों से पानी नहीं पीता था। इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से खिलाफत आंदोलन की शक्ल ले ली और ब्रिटेन में और उसके सहयोगियों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार किया और जिस तरह उनके टुकड़े करके फ्रांस को हथिया लिया गया था, राजनीतिक चेतना प्राप्त मुसलमान उनके आलोचक थे और यह कार्य भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के वादे के विपरीत था। हम तुर्की को एशिया माइनर या थ्रेंस को उस समृद्धि या प्रसिद्धि भूमि से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो नस्ली दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्की है। मुसलमानों का यह भी मत था कि तुर्की के सुल्तान को अनेक लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों के प्रमुख मानते हैं। उनकी स्थिति पर आंच नहीं आनी चाहिए। शीघ्र ही अली भाइयों यानी मुस्लिम अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई और एक देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर छेड़ दिया गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने फैसला किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे और इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व था। उनके राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके आंदोलन का पूरा पूरा समर्थन किया गया। अपनी तरफ से लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर स्थापित करने का मुसलमान जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा अवसर जाना। वे समझते थे कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूंजीपति और मजदूर, किसान और दस्तकार, महिलाएं और युवक, विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी तथा अन्य लोग अर्थात भारतीय जनता के सभी अंग अपनी विभिन्न मांगों के लिए संघर्ष करते हुए उनके अनुभव के द्वारा और विदेशी शासन को अपना विरोधी समझने के साथ ही वादी राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। और उन्होंने 1920 के आरंभ में घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों और पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती हैं तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। और वास्तव में गांधी जी शीघ्र ही खिलाफत आंदोलन के एक नेता के रूप में उभरे हैं और इसी बीच सरकार ने रॉलेट कानून को रद्द करने, पंजाब के अत्याचारों की भरपाई करने और राष्ट्रवादियों को स्वशासन की आकांक्षा से संतुष्ट करने से इनकार कर दिया। और जून 1920 में यहाँ पर इलाहाबाद के सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें स्कूल, कॉलेज और अदालतों के बहिष्कार का एक कार्यक्रम किया गया। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन का आरंभ यहाँ पर किया है। फिर यहाँ पर बात करें सितंबर 1920 की। सितंबर 1920 में क्या होता है? सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। कुछ ही सप्ताह पहले इसे एक भयानक नुकसान हुआ था। 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का यहाँ पर क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और जल्दी ही इस कमी को गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पूरा किया। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया कि जब तक पंजाब और खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती है, स्वराज स्थापित नहीं होता है और सरकार ने असहयोग किया जाए और लोगों से आग्रह किया कि वे सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें, सरकार से प्राप्त उपाधियां और सम्मान वापस करें, हाथ से सूत काट करके बुनियादी बुनकर के खादी का इस्तेमाल करें और बाद में सरकारी नौकरों से इस्तीफा और कर्ज चुकाने से इनकार करने का भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। फौरन ही कांग्रेस वालों ने चुनाव से नाम वापस ले लिए। जनता ने भी अधिकांशतः उनका बहिष्कार ही किया। सरकार उसके कानूनों के लिए एक अत्यंत शांतिपूर्ण उल्लंघन के इस निर्णय को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी कर दिया गया। गांधी जी ने नागपुर में घोषणा की कि ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा। और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए।
प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अब भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व अब 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। इनके कांग्रेस का निरंतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उनके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उन्हें एक उपकरण भी मिल गया था। और कांग्रेस का संगठन अब गांवों, छोटे कस्बों और मोहल्लों तक भी यहाँ पर फैलने वाला था। फिर हम बात करें, सदस्यता शुल्क घटाकर के प्रति वर्ष 4 आने यानी आज के 25 पैसे यहाँ पर कर दिए गए, ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोग भी उसके सदस्य बन सके। अब कांग्रेस का चरित्र बदल गया था। वह विदेशी शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन गई थी। प्रसन्नता की एक लहर चारों ओर फैल गई। राजनीतिक स्वाधीनता भले ही बाद में आए, अब जनता ने गुलामी की मनोवृत्ति को त्यागना आरंभ कर दिया, मानो कि भारत अब किसी और हवा में सांस ले रहा है। उन दिनों का उल्लास और उत्साह कुछ विशेष ही था, क्योंकि अब सोया हुआ सिर उठने ही वाला था। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रहे थे। साथ ही कुछ पुराने नेता साथ ही कुछ पुराने नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ भी दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जो मोड़ आया था वह उन्हें पसंद नहीं था। वे आंदोलन और राजनीतिक कार्यकलाप के उसी पुराने दर्रे में विश्वास करते थे, जो कानून के चार दीवारों की रत्ती भर भी उल्लंघन नहीं कर सके। वे जनता के संगठन, हड़तालों, कामबंदियों, सत्याग्रह, कानून शिकनी, गिरफ्तारी और जुझारू संघर्ष के दूसरे रूपों के विरोध में थे। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनमें मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. खपड़े, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट प्रमुख थे। 1921-22 में भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल की दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर के राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। यही समय था अब जब अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय और बिहार विद्यापीठ, काशी विश्वविद्यालय और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। जामिया मिलिया नाम बाद में दिल्ली चला गया और इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन और लाला लाजपत राय जैसे विख्यात व्यक्ति शिक्षक का कार्य करते थे। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालतें छोड़ दी, इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, श्री राजगोपालचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशम और आसफ अली जैसे लोग भी यहाँ पर शामिल थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर इसके अंदर क्या हुआ, 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। स्त्रियों में बहुत उत्साह दिखाया, अपने गहनों और जेवरों का खुलकर दान किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई और जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा और सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगा करके अली भाइयों को कैद कर लिया गया। गांधी जी ने फौरन आह्वान किया कि इस प्रस्ताव को सैकड़ों सभाओं में पढ़कर सुनाया जाए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 50 सदस्यों ने ऐसी ही एक घोषणा की, जो सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत का उत्पीड़न कर रही है उसकी सेवा कोई भारतीय न करे। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी जारी किया। कांग्रेस ने अब आंदोलन को और ऊंचे स्तर तक ले जाने का फैसला किया। उसने हर एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अनुमति दी और अगर उनकी राय में इस प्रांत को जनता तैयार हो तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन और ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का आंदोलन आरंभ कर सकती है। इनके करों का भुगतान रोकने के लिए आंदोलन भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। सरकार ने एक बार फिर दमन का सहारा लिया और तब तक कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवक निचले स्तर पर हिंदू और मुसलमान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकबद्ध करने के साथ साथ ड्रिल का आयोजन करने लगे थे। ऐसे सारे ड्रिल गैरकानूनी घोषित कर दिए गए। 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीयवादी नेता और 3000 लोग जेलों में बंद कर दिए जा चुके थे। नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत भ्रमण पर आए तो उनका स्वागत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों के द्वारा किया गया। सरकार ने उनसे निवेदन किया कि जनता और राज महाराजाओं की वफादारी की भावना जगाने के लिए वे भारत की यात्रा पर आए और मुंबई में एक प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास सरकार ने किया, जिसमें 53 लोग मारे गए और लगभग 400 घायल हो गए।
दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपना एक दृढ़ मत दोहराया कि जब तक पंजाब और खिलाफत की गलतियां की भरपाई नहीं की जाएगी या नहीं की जाती, स्वराज स्थापित नहीं होता है। वह पहले से भी अधिकतर जोरदार ढंग से अहिंसक असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। और इस भी भारतीय खासकर छात्रों ने आग्रह किया कि वे स्वयंसेवक संगठनों से भर्ती होकर के चुपचाप बिना किसी प्रदर्शन के अपनी गिरफ्तारी दें और ऐसे सभी सत्याग्रहियों को मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक रहने, यानी कि मन क्रम वचन वाणी से सबसे अहिंसक रहना है। हिंदू मुसलमान सिखों पारसियों ईसाइयों यहूदियों में एकता की भावना मजबूत बनाने और स्वदेशी का व्यवहार करने और केवल खादी पहनने की शपथ लेनी पड़ती थी। जो हिंदू स्वयंसेवी थे, हिंदू स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से छुआछूत से लड़ने की शपथ भी लेनी पड़ती थी। प्रस्ताव में जनता से यह आग्रह किया गया था कि जहां भी संभव हो वह अहिंसक रह करके व्यक्तियों या सामूहिक अवज्ञा आंदोलन चलाए। लोग अब संघर्ष के अगले आह्वान की बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आंदोलन भी अब जनता में गहरी जड़ें यहाँ पर जमा चुका था। संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया और संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में बटाईदार ने जमींदारों को अनुचित मांगे पूरी करने से इनकार कर दिया। पंजाब में बात करें, पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों को कब्जा खत्म करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की और मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया और चिराला की पूरी जनता नगर पालिका के कर चुकाने से इनकार करके यहाँ पर शहर छोड़ दी जाती है, यानी शहर छोड़ चुकी थी। पेडन्ना पाड़ू में गांव के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। डुंगीराला गोपाल कृष्णया के नेतृत्व में गुटूर जिले में यहाँ पर एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हुआ था और उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मेपला यानी मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारी विरोधी आंदोलन छेड़ दिया था। फरवरी 1919 में वायसराय ने विदेशी सचिव को पत्र लिखा था और शहरों को निम्न वर्गों पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में खास करके असम घाटी के कुछ भागों में संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा बंगाल में किसान भी प्रभावित हुए हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए तो प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता तो वे करों की गैर अदायगी समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन संघर्ष की यह लहर शीघ्र ही ठंडी पड़ने लगी। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक गांव में 3000 किसानों की एक कांग्रेस जुलूसी पर पुलिस ने गोली चलाई। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके पहले भी देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं हो चुकी थी। गांधी जी को वह था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से हिंसक मोड़ ले सकता है और उन्हें पूरा विश्वास था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं और उस समझ के बिना वो नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल भी नहीं हो सकता है और हिंसा से उनका कोई संबंध नहीं था। और इस बात के अलावा शायद उन्हें यह विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को कुचल सकते हैं क्योंकि जनता में भारी सरकारी दमन के प्रतिरोध की शक्ति अभी भी विकसित नहीं हो सकी है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देने का फैसला लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 12 फरवरी को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और उस प्रस्ताव के द्वारा उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिसमें कानून का उल्लंघन हो सकता है और उसमें कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि वे अपना समय चरखा को लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करने जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाए। बारदोली के प्रस्ताव से पूरे देश को शक्ति में डाल दिया। आश्चर्यचकित राष्ट्रवादियों ने इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ को तो गांधी जी में पूरी श्रद्धा थी, उन्हें विश्वास था कि आंदोलन पर रोक संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग है, परंतु दूसरों ने, खासकर युवक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने की निर्णय का बड़ा विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक अत्यंत लोकप्रिय युवक नेता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। महात्मा जी के कुछ सहयोगी दीनबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जो सब जेलों में थे, वे भी इस सामूहिक खंडता में भागीदार थे। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और मैंने देखा कि जिस तरह महात्मा गांधी बार बार गोलमाल कर रहे हैं उस पर वे क्रोध और दुख से आपे से बाहर हो रहे हैं।
जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जनता और नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी। वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। खुलकर विरोध किए बिना उन्होंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया, और इस तरह पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन लगभग समाप्ति हो गया था। और इस नाटक का आखिरी अंक यह था कि स्थिति का पूरा लाभ उठा करके सरकार ने तीखा प्रहार करने का यहाँ पर निश्चय किया, और उसने मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उस पर सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का आरोप लगाया। गांधी जी को 6 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया उसके कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। अभियोग पक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है, तो जो मुझे किसी नागरिक का प्रथम कर्तव्य लगता है, उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है दी जाए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के एक समर्थक से उसके एक कट्टर आलोचक के रूप में अपने रूपांतरण की विस्तार से व्याख्या की और कहा, अनिच्छापूर्वक इस संघर्ष निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था, उससे उसे कहीं अधिक असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया है। निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। वह इतना निर्बल हो चुका है कि अकालों के प्रतिरोध के लिए उसमें शायद कोई शक्ति बची है। नगरवासियों को शायद ही पता हो कि भारत के आधे पेट खाकर जीवित रहने वाली जनता किस तरह जीवनहीन होती जा रही है। शायद ही उन्हें पता हो कि क्षुद्र आराम उन्हें प्राप्त है, वह उस काम की दलाली है तो भी विदेशी शोषकों के लिए करते हैं। यह भी मुनाफा और दलाली जनता से चूसी जाती है। शायद ही उन्हें महसूस होता है कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार जनता के शोषण के लिए चलाई जाती है। कोई भी लफाजी आंकड़ों का कोई भी खेल उस साक्ष्य को नहीं मिटा सकता, जो अनेक ग्रामों में हड्डियों के ढांचे के रूप में दिखाई देता है। मेरे विचार में कानून के प्रशासन को चेतन और अचेतन रूप से शोषक के लाभार्थ भ्रष्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि अंग्रेज और देश के प्रशासन में लगे अनेक भारतीय सहयोगियों को यह मालूम नहीं है कि वे वही अपराध कर रहे हैं जिनका वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि अनेक अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि वे दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक को लागू कर रहे हैं, और यह है कि भारत धीमी गति से सही निरंतर प्रगति कर रहा है। वे यह सब नहीं जानते कि एक और आतंकवाद की एक सूक्ष्म पर प्रभावशाली प्रणाली और शक्ति के संगठित प्रदर्शन, और दूसरी ओर जवाबी आक्रमण और आत्मरक्षा की सारी शक्तियों से वंचित कर दिए जाने के कारण जनता को शक्तिहीन बना दिया है और उसमें अनुसरण की आदत पैदा कर दी है। निष्कर्ष रूप से गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कार्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। और न्यायाधीश ने यहाँ पर कहा कि वह गांधी जी को वही दंड दे रहा है जो 1908 में लोकमान्य तिलक को यहाँ पर दिया गया था। खिलाफत का प्रश्न भी बहुत जल्द यहाँ पर अप्रासंगिक हो गया, और तुर्की की जनता मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई, और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान की सत्ता से वंचित कर दिया। और कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए और उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसने खिलाफत यानी खलीफा का पद यहाँ पर समाप्त कर दिया और संविधान से इस्लाम को निकाल करके राज्य को धर्म से अलग कर दिया। उन्होंने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिए, यूरोपीय ढंग के कानून बनाए, और खेती के विकास और आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कदम उठाए, और इन सभी कदमों ने खिलाफत आंदोलन की बुनियाद को यहाँ पर नष्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके कारण नगरों के मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह देश में उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह और उल्लास की जो वातावरण था उसे बनाने में भी एक हद तक योगदान था। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ। अंततः सांप्रदायिक शक्ति यहाँ मजबूत हुई, और यह बात कुछ हद तक सही भी है। राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वारा केवल मुसलमानों का एक मांग उठाना कोई गलत नहीं था। समाज के विभिन्न अंग अपनी विशिष्ट मांगों और अनुभवों के द्वारा स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझे, ऐसा अपरिहार्य था। फिर भी मुसलमानों को धार्मिक राजनीतिक चेतना को ऊपर उठ करके धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना को स्तर तक ले जाने में राष्ट्रवादी नेतृत्व यहाँ पर कुछ सीमा तक असफल रहा है। और इसके साथ ही यह ध्यान भी दे रखा था कि खलीफा के प्रति मुसलमानों को चिंता से बड़े पैमाने पर अपनी भावनाओं का प्रतिनिधित्व खिलाफत आंदोलन में किया जाए, और वास्तव में यह मुसलमानों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के प्रसार का ही एक पक्ष था। खिलाफत आंदोलन में इन भावनाओं को भी ठोस अभिव्यक्ति
ठोस अभिव्यक्ति मिली है। आखिरकार जब कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत की सदर समाप्त कर दिया था तो भारत में कोई भी प्रतिरोध नहीं हुआ था। यहाँ यह बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, या ध्यान रहे कि देखने में असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन तो असफल रहे, मगर उनके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और स्थानों तक पहुँच पाने और लाखों लाख किसान, दस्तकारों और शहरों और गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया हुआ था। और भारतीय समाज के सभी वर्गों का, तो यहाँ पर हम बात करें भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ और स्त्रियां आंदोलन में ऊपर उतरी थी। यहाँ पर लाखों लाख स्त्री पुरुष इसी राजनीतिकरण और सक्रियता से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी चरित्र यहाँ पर प्रदान किया है। ब्रिटिश शासन दो धारणाओं पर आधारित था। कौन कौन सी दो धारणाएं थी? पहली थी अंग्रेज सरकार के भले के लिए भारत में शासन कर रहे हैं, और द्वितीय वह अजेय था, उसे उखाड़ फेंकना असंभव था। जैसा कि हम देख चुके हैं कि पहली धारणा को चुनौती नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने दी थी, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना सामने रखी थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ कि अब इस आंदोलन की भाषाएं भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों और प्रभात फेरियों के नेक्स्ट हम देखें ब्रिटिश शासन की यहाँ पर क्या हुआ। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ कि आलोचनाओं की भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों, प्रभात फेरियों और समाचार पत्रों के द्वारा जोशीले आतंककारियों को जन जन तक पहुंचाया गया। ब्रिटिश शासन की अजेयता की धारणा को चुनौती सत्याग्रह और जनसंघर्ष से मिली। जैसा कि अपनी पुस्तक भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनकी गांधी जी शिक्षा का एक मूल तत्व निर्भीकता थी। शारीरिक साहस ही नहीं बल्कि मन में भी भय का अभाव। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग भय था। व्यापक दमतोड़, गलघोंटू भय, सेना, पुलिस, चारों ओर फैली खुफिया पुलिस का भय, अधिकारी वर्ग का भय, दमनकारी कानून और जेल का भय, विशेषकर बेरोजगारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा आसपास मंडराते रहते थे। यही भय सर्वव्यापी भय था जिसके खिलाफ गांधी जी की शांत और दृढ़ वाणी गूंजी, भय न करो। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन में भय की भावना दूर हो गई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की अमानवीय ताकत अब उनके लिए डर का कारण न रही थी। जनता में ऐसे बेपनाह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा कि वे किसी भी हार और धक्के से नष्ट न हो। इसे गांधी जी ने इस घोषणा के द्वारा व्यक्त किया कि 1920 में जो संघर्ष आरंभ हुआ था वह एक समझौता विहीन संघर्ष था, चाहे वह एक माह तक चले या एक साल तक या कई साल तक चले। फिर बात करते हैं स्वराज्यवादी। तो स्वराज्यवादी के बारे में हम विचार करते हैं। स्वराज्यवादी तो 1922 से 1928 के दौरान भारतीय राजनीति में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तत्कालीन रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली है। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जाए, उनके बीच गहरे मतभेद उभर कर आए हैं। इनमें से एक विचार के प्रतिनिधि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया है। उनका कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करने में और उनमें भाग लेना चाहिए। सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए, उनकी कमजोरियों को सामने लाना चाहिए, उनको राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहिए और इस प्रकार जन उत्साह जगाने में उनका उपयोग करना चाहिए। अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लोगों ने विधानमंडलों में जाने का विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच काम की अपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा, नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा होगी। इसलिए वे लोग चरखा चलाने, चरित्र निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा और गांवों में और गरीबों के बीच निचले स्तर पर कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना था कि इससे
देश धीरे धीरे जनसंघर्ष के एक और दौर के लिए तैयार होगा। और दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष दास थे और मोतीलाल नेहरू इनके सचिवों में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इससे कांग्रेस के कार्यक्रम को भी पूरी तरीके से स्वीकार किया गया, सिवाय एक बात छोड़कर के यह पार्टी काउंसिल के चुनावों में भाग लेगी। फिर बात करें यहाँ पर स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच एक तीखा राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। गांधी जी इस बीच स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए, मगर वे भी उनमें एकता कायम करने में असफल रहे। लेकिन दोनों ही पक्ष सूरत में 1907 में हुए विभाजन के कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे। गांधी जी की सलाह पर दोनों समूह ने कांग्रेस में ही रहकर के अलग अलग ढंग से काम करने का फैसला किया। तो दो तरह के थे, एक तो परिवर्तनवादी थे कांग्रेस में और एक स्वराजवादी थे। स्वराजवादियों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला था, मगर नवंबर 1923 के चुनावों में उन्हें अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय धारा सभा की चुनाव में भरी जाने वाली 101 सीटों में से 42 उन्होंने जीत ली थी। और दूसरे भारतीय समूह के सहयोग से उन्होंने धारा सभा में अनेक प्रांतीय परिषदों में सरकार को बार बार हराया है। स्वशासन, नागरिक स्वाधीनताओं और औद्योगिक विकास के प्रश्नों पर अनेक प्रभावशाली भाषणों के द्वारा उन्होंने आंदोलन यहाँ पर चलाया है। मार्च 1925 में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष निर्वाचित करवाने में वे सफल रहे हैं। और जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन फिर से शक्ति जुटाने में लगा था, ऐसे समय में उन्होंने राजनीतिक शून्य को भरा है। उन्होंने 1919 के सुधार कानून के खोखलेपन को भी उजागर किया है, लेकिन वे भारत की निरंकुश सरकार की नीतियां बदलवाने में यहाँ पर असफल रहे हैं। पहले मार्च 1926 में, फिर जनवरी 1930 में उन्होंने केंद्रीय धारा सभा का बहिष्कार करना पड़ा था। फिर बात करते हैं 1930 में उन्हें केंद्रीय धारा सभा का बहिष्कार करना पड़ा था। इसी बीच अपरिवर्तनवादी शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे हैं और इस कार्य के प्रतीक के रूप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए हैं, जिनमें युवा, स्त्री, पुरुष चरखा और खादी को प्रोत्साहित करते थे और निचली जातियां और आदिवासी जनता के बीच काम करते थे। ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए हैं, जिनमें युवक और युवतियों को उपनिवेश विरोधी विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाता है। और इसके अलावा रचनात्मक कार्य करने वालों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन के संगठनकर्ताओं के रूप में उनकी रीढ़ की हड्डी का काम किया है। स्वराज्यवादी और परिवर्तनवादी भले ही अपने अपने ढंग से काम करते रहे हों, मगर उनके बीच में कोई बुनियादी मतभेद नहीं था, क्योंकि दोनों के परस्पर अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे के साम्राज्यवादी विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे। इसलिए बाद में जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया, दोनों आसानी से एकजुट हो गए। और इसी बीच जून 1925 में चित्तरंजन दास के निधन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराजवादियों को एक और गहरा धक्का लगा। असहयोग आंदोलन में जब उतार आया तो जनता में कुंठा की भावना भर दी गई। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता अपना घनौना सिर उठाने लगी। सांप्रदायिक तत्वों ने स्थिति का फायदा उठा करके अपने विचारों का प्रचार किया। 1923 के बाद देश में एक कई सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दिसंबर 1917 में फिर सक्रिय हो उठी। नतीजा यह हुआ कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसकी भावना को काफ़ी पहले से ही चली आ रही, इसको गहरा धक्का लगा। और स्वराजवादी पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और दास कट्टर राष्ट्रवादी थे, मगर सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को विभाजित कर दिया। प्रत्युत्तरवादी कहे जाने वालों के एक वर्ग ने सरकार को अपना सहयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। और इस गुट में मनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनी एन.सी. केलकर शामिल थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू पर हिंदुओं को धोखा देने, हिंदू विरोधी होने, गौ हत्या का पक्ष लेने और गौमांस खाने का आरोप लगाया। सत्ता के फेंके हुए टुकड़ों को हथियाने के लिए लड़ने में मुस्लिम संप्रदायवादी भी पीछे नहीं रहे हैं। गांधी जी ने बार बार जोर देकर कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता हर काल में, सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए। उन्होंने ही हस्तक्षेप करके स्थिति सुधारने की कोशिश की। सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंदगी का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मौलाना अली के घर में सितंबर 1924 में 21 दिनों का उपवास किया, लेकिन उनके प्रयासों का कोई विशेष सफलता नहीं मिली। देश में स्थिति सचमुच गंभीर थी। राजनीतिक उदासीनता आम बात थी। गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और स्वराजवादी बढ़ चुके थे। सांप्रदायिकता फल फूल रही थी और मई 1927 में गांधी जी ने लिखा था कि प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी केवल अकेली आशा है, लेकिन राष्ट्रीय उभार की शक्तियाँ चुपके चुपके बढ़ रही हैं। नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई, तो भारत इस अंधेरे से फिर बाहर निकला और राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग यहाँ पर वापस से शुरू होता है।
तो अगले ऑडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि स्वराज के लिए जो संघर्ष सेकंड है उसमें नई शक्तियों का आविर्भाव है, किस तरीके से हुआ है, नई शक्तियाँ किस तरीके से उत्पन्न हुई हैं।